हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास, जहां पर आपको अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की कंप्लीट वीडियो लेक्चर सीरीज मिलती है, जिसे मैंने बहुत ही इजी लैंग्वेज में पढ़ाया है। तो अगर आप क्लास 11, क्लास 12, बीबीए, बीकॉम, एमकॉम के स्टूडेंट हैं, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। मैंने हर टॉपिक पे बहुत ही डिटेल डिस्कशन किया है विद एग्जाम्पल। इवन इसीलिए मेरे कुछ वीडियोस थोड़े से लेंदी हो गए हैं और हम हर लेक्चर में न्यूमेरिकल भी करते हैं। इवन आज के इस लेक्चर में भी हम दो न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी का ज़रूर फ़ायदा उठाइए और इन वीडियोस की हेल्प से पढ़ना शुरू करिए। और अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी। राइट, तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑन द टॉपिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इस लेक्चर में हम सेकेंड टूल पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जो दूसरा सेकेंड टूल था वो डिस्कस करने वाले हैं। बताइए सेकेंड टूल क्या था? सेकेंड टूल था कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। राइट, याद है ना, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट टूल के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में सबसे पहला टूल जो था दैट वाज कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाया था। वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम सेकेंड टूल डिस्कस करेंगे। वैसे अगर वो लेक्चर मिस हो गया है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियोज हैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सब टॉपिक आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि जो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसमें दो स्टेटमेंट्स आते हैं। एक आता है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, जिसे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं, और दूसरा आता है कॉमन साइज बैलेंस शीट। ठीक है, तो हम इन दोनों ही स्टेटमेंट्स की मीनिंग देखेंगे कि कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या होता है, दोनों का फॉर्मेट क्या है, और उसी पे बेस हम एक एक न्यूमेरिकल करेंगे। राइट, और एक बात और कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और ये जो बेल है उसको भी प्रेस करिएगा, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो। राइट, तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टूल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। हमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, उसके डिफरेंट टूल्स देखे थे। तो दिस इज द सेकेंड टूल, ये दूसरा टूल है, इसका नाम है कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये एक वर्टिकल एनालिसिस है। हमने डिस्कस किया था लास्ट फ्यू लेक्चर्स में कि एनालिसिस दो टाइप के हो सकते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। तो ये जो कॉमन साइज स्टेटमेंट है ये एक वर्टिकल एनालिसिस होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसके जितने आइटम्स होते हैं ना, उनको एक कॉमन बेस के कंपेयर में, एक कॉमन बेस हम लेते हैं। ठीक है, ये कॉमन बेस है, एक कॉमन बेस लेते हैं और उसके कंपेयर में जितने भी आइटम होते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के और जो बैलेंस शीट के जितने भी आइटम होते हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज टर्म में, कॉमन बेस के कंपेयर में। ठीक है, ये यहाँ पे खास बात है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना, यानी कुछ कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है और जो बैलेंस शीट के आइटम है उनका हम परसेंटेज निकालते हैं। किसके टर्म्स में? टू कॉमन बेस, एक कॉमन बेस लेते हैं, उसके टर्म्स में हम डिफरेंट आइटम के परसेंटेज निकालते हैं। जैसे अगर मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो वहां पर हम लेते हैं कॉमन बेस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आपने देखा था फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें सबसे पहला आइटम क्या रिकॉर्ड करते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम नेट सेल्स भी कहते हैं। तो इसको हम लेते हैं कॉमन बेस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। और बैलेंस शीट के टर्म में, अगर बैलेंस शीट का केस है तो बैलेंस शीट में हम कॉमन बेस क्या लेते हैं? टोटल, जो एसेट का टोटल आता है या जो इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड का जो टोटल आता है, दोनों टोटल बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो वो टोटल हम कॉमन बेस लेते हैं। खैर अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और ये जो परसेंटेज आप निकालते हैं कॉमन बेस के कंपेयर में, आप जो डिफरेंट आइटम्स का जो परसेंटेज निकालते हैं फिर इनको कंपेयर किया जाता है। ठीक है, और वहां से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इंटरप्रेट करने की कोशिश की जाती है, वहां से कंक्लूजन ड्रॉ किया जाता है। राइट, और इसमें आप कॉमन साइज स्टेटमेंट की मदद से आप इंटर फर्म एनालिसिस भी कर सकते हैं।
ठीक है, एंड इंट्रा फर्म एनालिसिस भी कर सकते हैं। इंटर फर्म एनालिसिस याद है ना क्या होता है? इंटर फर्म एनालिसिस मतलब दो सिमिलर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आप कंपेयर कर सकते हैं, इंटर फर्म एनालिसिस। ठीक है, इंट्रा फर्म एनालिसिस मतलब विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट ईयर्स के डेटा को आप एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, या जिसे इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। तो जो अभी मैंने बताया था कि कॉमन साइज जो इनकम स्टेटमेंट होता है वहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्या लिया जाता है? बेस। तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या जो जिसे नेट सेल्स कहते हैं, उसको हम 100 कंसीडर करेंगे, और फिर इनकम स्टेटमेंट में जितने भी एक्सपेंसेस दिए रहेंगे उन सबको हम परसेंट के टर्म में निकालेंगे ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसे आपने 100 लिया है उसका कितना परसेंट है डिफरेंट आइटम्स, वो निकाला जाएगा। ठीक है, और ये जो कॉमन साइज अभी मैंने बताया था, ये जो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट होता है ये डिफरेंट पीरियड्स के लिए, यानी एक ही फर्म के डिफरेंट पीरियड के लिए आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर मुझे लास्ट 2 इयर्स के फिगर कंपेयर करने हैं तो मैं 2019 और 2020 के फिगर को साइड बाय साइड रख करके कंपेयर करूंगी। ठीक है, और दो सिमिलर टाइप की फर्म को भी कंपेयर किया जा सकता है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट से। ये जो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है इससे पता क्या चलता है? इससे पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी बिजनेस परफॉर्म कर रही है वो कितनी इफिशिएंटली परफॉर्म कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन की रिलेटिव इफिशिएंसी क्या है, हाउ इफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशन इज यूटिलाइजिंग इट्स रिसोर्सेज, और ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, लास्ट ईयर के कंपेयर में कितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है कि कम प्रॉफिट अर्न कर रही है, इसके बारे में भी हमें पता चलता है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट से। राइट, तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मेट। तो सिंपल सा फॉर्मेट है, जैसे आपने लास्ट लेक्चर में कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट देखा था ना, ऑलमोस्ट सिमिलर वैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं फॉर्मेट। सबसे ऊपर लिखेंगे आप कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014-15। जिन भी दो या दो से ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर के लिए आप जो डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं उनका जो है ईयर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ये जो फॉर्मेट है इसमें 2014-15 के फिगर लिए हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पे 2014 और 15 लिखा है। चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का। पर्टिकुलर्स के कॉलम में एज इट इज जैसा कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया है कौन कौन से आइटम रिकॉर्ड किए जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के, वो सारे आइटम्स आप उसी सीक्वेंस में यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स का कॉलम वैसे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, वही आपको एक सिस्टमैटिक मैनर में यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला कॉलम नोट का होगा। नोट आपको पता है क्या होता है, कई बार बता चुकी हूँ। नोट में क्या होता है, अगर आपको डिटेलिंग चाहिए होती है, जैसे अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की डिटेलिंग चाहिए तो आप वो वर्किंग नोट में शो करते हैं और उसका एक नंबर दे देते हैं। जैसे अगर मैंने उसको 1 नंबर दिया है तो फिर 1 नंबर वर्किंग नोट में उसकी डिटेलिंग रहेगी और यहाँ पर हम केवल नंबर डाल देते हैं 1 नंबर। ठीक है, तो जिसको डिटेलिंग देखनी है वो वर्किंग नोट में जाए 1 नंबर में, तो उसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की डिटेलिंग मिल जाएगी। ऐसे ही अदर इनकम की डिटेलिंग 2 नंबर में मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके ये पर्पस होता है नोट नंबर का। फिर इसके बाद अगला कॉलम जो होता है, अगला कॉलम होता है एब्सोल्यूट अमाउंट का। ये आपको क्वेश्चन से ही कॉपी करना होता है। इसमें खास बात यह है कि यहाँ पर पहले प्रीवियस ईयर, लास्ट लेक्चर में ही मैंने बताया था, पहले प्रीवियस ईयर के फिगर रिकॉर्ड किया जाता है और उसके बाद करंट ईयर के फिगर रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, जबकि याद करिए जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते थे, जो नॉर्मल कंपनी का इनकम स्टेटमेंट बनता है एज पर कंपनी एक्ट 2013, वहां पर आप पहले करंट ईयर के फिगर रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के फिगर रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब आप कॉमन साइज स्टेटमेंट या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो यहाँ पे ये बात ध्यान रखना है आपको कि पहले प्रीवियस ईयर के फिगर रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद हम करंट ईयर के फिगर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले 2014 का फिगर जो क्वेश्चन में दिया है उनको एज इट इज क्वेश्चन से कॉपी करेंगे। ठीक है, उसके बाद 2015 का जो फिगर दिया है उसको एज इट इज क्वेश्चन से कॉपी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो जितने कॉलम्स थे ये आपको कॉपी करके बनाने थे, क्वेश्चन से आप इनको कॉपी करेंगे। ठीक है, अब इसके आगे काम शुरू होता है। इसके आगे अब आपको कैलकुलेशन करना है, कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है।
वैसे अगर आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट समझ में आ गया है तो कॉमन साइज भी बहुत आसान, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, बताया था मैंने, इनकम स्टेटमेंट में बेस क्या लेते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है ये बेस होता है, तो इसको आप लेंगे 100। ठीक है, और इसके बाद जितने भी आइटम्स आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, जितने भी आइटम आप यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, इन सब का परसेंटेज निकालेंगे इस 100 के टर्म्स में। ठीक है, तो वही ऊपर लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के टर्म्स में जितने भी आइटम्स हैं इनका परसेंट निकालेंगे, तो अलग अलग निकालेंगे, 2014 के लिए अलग, 2015 के लिए अलग। ठीक है, और फिर आप इनको कंपेयर करेंगे। ठीक है, 2014 और 2015 के आइटम्स को ऐसे करके कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जबकि इसी की जगह आपने कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या देखा था, कंपैरेटिव में बाकी चीजें, पर्टिकुलर्स का कॉलम सेम था, नोट का कॉलम सेम था, एब्सोल्यूट टर्म यहाँ तक सब कुछ सेम था। बट जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट करते थे वहां इस कॉलम में आप क्या रिकॉर्ड करते थे, एब्सोल्यूट डिफरेंस। 2014 और 2015 में क्या डिफरेंस आया वो आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते थे, एब्सोल्यूट डिफरेंस, और यहाँ पर आप क्या रिकॉर्ड करते थे, परसेंटेज डिफरेंस। ये जो डिफरेंस आपने पिछले कॉलम, इस कॉलम में रिकॉर्ड किया था, इसको परसेंटेज के टर्म में रिकॉर्ड करते थे। ठीक है, ये किस में होता था, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। लेकिन कॉमन साइज में आप क्या करेंगे, कॉमन साइज में आप एक कॉमन बेस लेंगे, तो आप यहाँ पे 100 आपने बेस लिया और जितने भी आइटम है उन्हें आप परसेंटेज टर्म में निकालेंगे, इस कॉमन बेस के परसेंट के टर्म में। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। एक और डिफरेंस भी है, जो कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट था वो क्या था, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस था। जबकि ये जो कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज वर्टिकल एनालिसिस, राइट। वैसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस मैंने डिटेल में इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किया है, वहां पे जाके आप जरूर उसको चेकआउट करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं जिससे कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर द कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड गिव कमेंट। आपको इनकम स्टेटमेंट दिया है, आपको कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाना है, राइट। बहुत इजी क्वेश्चन है, काफी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है। आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया गया है, स्टॉक, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिया है, चेंज इन इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस दिया है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, सब कुछ दिया हुआ है। ठीक है, 2 साल के फिगर हैं, 2015 2014। देखिए यहाँ पे करंट ईयर का फिगर पहले लिखा है, प्रीवियस ईयर का बाद में लिखा है। बट आपको मैंने बताया था क्या करेंगे, जब आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो वहां पे पहले आप प्रीवियस ईयर का फिगर लिखेंगे, उसके बाद करंट ईयर का लिखेंगे। ठीक है, क्यों लिखेंगे, क्योंकि आप किसके टर्म में कंपेयर कर रहे हैं, लास्ट ईयर के टर्म में आप देख रहे हैं ना कि आज क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या खर्चे बढ़े हैं, क्या इनकम बढ़ी है, तो पहले प्रीवियस ईयर लिखा जाता है, राइट। चलिए सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड। जो भी 2 फाइनेंशियल ईयर के डेटा आप कंपेयर कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे, फॉर द ईयर एंडेड 2014 एंड 15, राइट। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, पर्टिकुलर्स के कॉलम में एज इट इज आप कॉपी कर देंगे जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है, बट एक खास ध्यान रखेंगे, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जिस सीक्वेंस में आइटम को बताया गया है उसी सीक्वेंस में हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और उसके बाद सारे एक्सपेंसेस और उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इनकम टैक्स, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आपने यहाँ पे कॉपी कर लिया। फिर इसके बाद अगला कॉलम 2014 के जितने फिगर्स हैं वो आप क्वेश्चन से उठा के एज इट इज कॉपी करेंगे। फिर उसके बाद 2015 के जितने भी फिगर्स हैं क्वेश्चन से उठा करके, ये देखिए क्वेश्चन में 2015 के जो भी फिगर हैं एज इट इज, जैसे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 12,50,000, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है 8,70,000, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी है उसको एज इट इज कॉपी करेंगे। कर लिया यहाँ तक तो कॉपी करने का काम था। अब हमारा असली काम यहाँ से शुरू होने जा रहा है। अब क्या करेंगे, बताया था बेस क्या लेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इनकम स्टेटमेंट में बेस क्या लेते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे नेट सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऊपर लिखेंगे 31 मार्च 2014 परसेंटेज और इधर 31 मार्च 2015 परसेंटेज। अब हम पहले 2014 के फिगर निकालते हैं।
सबसे पहले मैंने बताया बेस लेंगे 100, तो हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को लिया 100, ठीक है। अब जितने भी आइटम हैं उनको परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इस बेस के परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, हम देखिए इधर लिखेंगे 7,20,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख, ठीक है। 7 लाख, क्योंकि हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस लिया है ना, तो डिनोमिनेटर में लिखेंगे 10 लाख। तो 7,20,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज टर्म में निकालना है ना, तो मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 72%। ऐसे ही अगला क्या करेंगे, चेंज इन इन्वेंट्री के लिए क्या करेंगे, 30,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आएगा 3%। ऐसे ही अगला क्या करेंगे, 20,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख। हर परसेंट कैलकुलेट करने में डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, बेस, जो हमने बेस माना है। तो हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस माना है ना, ठीक है। तो 20,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आएगा 2%। ऐसे ही करके सारे आइटम रिकॉर्ड करेंगे, इस फिर टोटल आएगा, फिर आप टोटल एक्सपेंस निकालेंगे, फिर उसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या है, 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितना आएगा 1/5, 1/5 मतलब 20%, ठीक है। ऐसे ही आप सारे निकालेंगे। तो ये आ गया 2014 के फिगर्स परसेंटेज टर्म में। किसके परसेंट टर्म में, बेस के कंपेयर में आपने सारे खर्चे निकाल लिए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद 2015 का भी ऐसे ही निकालेंगे। देखिए 2015 का निकालने के लिए जो परचेज ऑफ स्टॉक है वो कितना है, 8,70,000, तो आप लिखेंगे 8,70,000 डिवाइडेड बाई 12,50,000, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या लिया है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। तो 8,70,000 डिवाइडेड बाई 12,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो वो आएगा 69.60%, ठीक है। यहाँ पर ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ये दोनों तो ऑलरेडी 100 हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो 100% है। बाकी सबको आप उसके टर्म में निकाल रहे हैं। और अगर कोई आइटम कम आता है, जैसे देखिए मैंने बताया था ना निगेटिव, अगर ये ब्रैकेट में कोई आइटम ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब निगेटिव में है। आखिरी बता देती हूँ, जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये कितना आया है, 2,24,000, तो 2,24,000 डिवाइडेड बाई 12,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो वो आएगा 17.92%, ठीक है। तो इस तरीके से आप सारे आइटम निकालेंगे, समझ में आ गया होगा। हर आइटम में डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, बेस। 2015 में बेस कितना है, बेस है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और वो कितना है 12,50,000। 2014 में बेस कितना है, 10 लाख, ठीक है। इस तरीके से आप सारे आइटम निकालेंगे, और फिर जब निकालेंगे फिर उसके बाद आप कंपेयर करेंगे। तो आप देखेंगे इस कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को देख के हम कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो प्रॉफिट है वो 2014 के कंपेयर में क्या हुआ है, इम्प्रूव हुआ है प्रॉफिट। देखिए 14% से क्या हो गया प्रॉफिट, 17.92% हो गया। तो लास्ट ईयर के कंपेयर में 2014 के कंपेयर में 2015 में प्रॉफिट इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। क्यों इम्प्रूव हुआ है, अगर आप देखें क्यों इम्प्रूव हुआ है, तो आप देखेंगे कुछ खर्चे कम हुए हैं, ठीक है। कुछ खर्चे कम हुए हैं, परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड कम हुआ है, चेंज इन इन्वेंट्री कम हुआ है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, थोड़ा सा प्रॉफिट इंप्रूव हुआ है ऑर्गेनाइजेशन का। तो दिस इज द बेनिफिट ऑफ कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि आप उसको देख करके ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशनल एफिशिएंसी के बारे में ओपिनियन फॉर्म कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट देखा था, एकदम वैसे ही कॉमन साइज बैलेंस शीट भी है। यहाँ पर हम क्या बेस लेते हैं, हम यहाँ पे टोटल एसेट या जो टोटल लाइबिलिटी है इसको बेस लेते हैं, उसको हम 100 कंसीडर करते हैं, और जितने भी आइटम्स हैं बैलेंस शीट के, जितने भी आइटम्स हैं उनको उस बेस के कंपेयर में परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट करते हैं, राइट। और ये जो कॉमन साइज बैलेंस शीट है ये डिफरेंट पीरियड्स के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए भी आप कंपेयर कर सकते हैं। इससे ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेंड का पता चलता है, ठीक है। जैसे आपने कंपैरेटिव में किया था ना, एकदम सेम वैसे ही, जैसे मैं 2019 के फिगर, 2020 के फिगर, ठीक है, साइड बाय साइड रखूंगी। इससे क्या है, ट्रेंड का पता चलता है कि लास्ट ईयर ऑर्गेनाइजेशन के फिक्स एसेट इतने के थे, इस साल इतने हो गए। लास्ट ईयर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शायद 10 लाख का था, इस बार घट के 5 लाख हो गया, ठीक है। तो इससे ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेंड का पता चलता है।
और कॉमन साइज बैलेंस शीट में भी आप इंटर और इंट्रा फर्म एनालिसिस दोनों कर सकते हैं। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में, कि ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली कितनी साउंड है, कितनी स्टेबल है, ऑर्गेनाइजेशन कौन सी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज यूज करती है, इससे आइडिया लगता है, राइट। तो चलिए फॉर्मेट देखते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट का। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2014-15। जिस भी 2 फाइनेंशियल ईयर के लिए आप कंपेयर कर रहे हैं वो ईयर आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद पर्टिकुलर्स के कॉलम में कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो भी आइटम्स बताए गए हैं बैलेंस शीट के, पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी बताया गया है, ठीक है। तो उसके जो भी आइटम्स आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं वो रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद एसेट, क्वेश्चन में जितने एसेट्स आपको दिए गए हैं उसी सीक्वेंस में, कंपनी एक्ट 2013 में जो सीक्वेंस बताया गया है उसी सीक्वेंस में रिकॉर्ड करेंगे और फिर यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे टोटल, ठीक है। सेम वैसे ही फॉर्मेट है जैसा आपने कंपैरेटिव बैलेंस शीट में बनाया था, बस यहाँ पे लास्ट 2 कॉलम में चेंज आएगा, बाकी फॉर्मेट सेम वैसे ही है। ओके, अगला कॉलम नोट नंबर का है। फिर यहाँ पर भी क्या होगा, पहले हम प्रीवियस ईयर का फिगर रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद हम करंट ईयर का फिगर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्या है 2014, करंट ईयर क्या है 2015। ये यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो कॉपी करना था। पर्टिकुलर्स का कॉलम जो क्वेश्चन में दिया है एज इट इज उतार दीजिए, यहाँ पे भी आपको कॉपी करना है। चेंज कहाँ आएगा, चेंज यहाँ पे आएगा इन 2 कॉलम में। 2014 का जो फिगर है उसमें क्या करेंगे आप, जो टोटल है ना, जो इक्विटी और लायबिलिटी का टोटल है उसको आपने लिया 100 और उसके बाद इस 100 के कंपेयर में जो बाकी आइटम है वो कितना परसेंट है वो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ऐसे ही 2015 में भी आप जो टोटल लाइबिलिटीज एंड इक्विटी का जो टोटल है उसको 100 लेंगे और जो डिफरेंट आइटम्स हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी के उनको परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट करेंगे, जैसे अभी आपने इनकम स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया था, ठीक है। बेस में क्या लेंगे, बेस में आप ये जो टोटल है इसको डिनोमिनेटर में लेंगे। न्यूमरेटर में क्या लेंगे, जैसे अगर इक्विटी शेयर कैपिटल की बात करूँ तो न्यूमरेटर में इक्विटी शेयर कैपिटल, डिनोमिनेटर में ये टोटल, ठीक है। और इस तरह मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज टर्म में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एसेट में क्या करेंगे, ये जो टोटल है इसको बेस लिया और जो डिफरेंट आइटम है इनको परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट करेंगे इस बेस के कंपेयर में, ठीक है। तो इस तरीके से आप कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाएंगे। एक न्यूमेरिकल करते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2015 एंड 14, आपको एक बैलेंस शीट दी गई है। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, उसकी बैलेंस शीट है 2015 की, 2014 की, 31 मार्च 2015 की और 31 मार्च 2014 की बैलेंस शीट दी गई है। तो आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है। तो देखिए क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन दी है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज के बहुत सारे आइटम दिए हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल, 4 आइटम दिए गए हैं। ऐसे ही एसेट के भी आपको 2 आइटम दिए गए हैं, फिक्स एसेट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। इनका टोटल देखिए दिया गया है 24 लाख, दोनों का 24 लाख आया है 2015 में और 2014 में कितना आया है 15 लाख, राइट। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे ऊपर आप लिखेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड, ठीक है। जिन भी 2 फाइनेंशियल ईयर के डेटा को कंपेयर करने जा रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन करेंगे 31 मार्च 2014-15, राइट। फिर उसके बाद मैंने क्या बताया था कैसे करेंगे क्वेश्चन, सबसे पहले पर्टिकुलर के कॉलम में जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है उन्हें सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करेंगे जैसा कंपनी एक्ट में बताया गया 2013 में, ठीक है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी के जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है उनको क्वेश्चन से देख करके यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो 4 इंफॉर्मेशन दी है, आपने रिकॉर्ड कर लिया। फिर एसेट के जो 2 आइटम आपको क्वेश्चन में दिए हैं वो रिकॉर्ड करेंगे। देखिए फिक्स एसेट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये रिकॉर्ड किया। फिर इसके बाद अगला कॉलम नोट नंबर का है। यहाँ पे नोट नंबर से आपको अभी फिलहाल कुछ नहीं करना है, इसको छोड़िए। आगे बढ़ेंगे, मैंने बताया था पहले प्रीवियस ईयर के फिगर उसके बाद करंट ईयर, तो 2014 के फिगर पहले रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में 2014 का क्या फिगर दिया है, शेयर कैपिटल है 5 लाख तो यहाँ पे 5 लाख रिकॉर्ड किया। रिजर्व एंड सरप्लस है 3 लाख तो यहाँ पे 3 लाख रिकॉर्ड किया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग है 5 लाख तो यहाँ पे 5 लाख रिकॉर्ड किया। ऐसे ही ट्रेड पेबल भी रिकॉर्ड करेंगे। फिर आप देखेंगे टोटल कितना दिया है 2014 में 15 लाख, वो आ गया। फिर ऐसे ही एसेट आप रिकॉर्ड करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 15 लाख।
राइट। ऐसे ही आपने 2014 का जो फिगर थे उन्हें कॉपी कर लिया। ऐसे ही 2015 के फिगर कॉपी कर लीजिए, 10 लाख, 2 लाख, फिर ऐसे करके बाकी फिगर रिकॉर्ड करिए। और टोटल कितना है 2015 का, टोटल कितना है देखिए क्वेश्चन में 2015 का टोटल है 24 लाख, तो आपने यहाँ पे 24 लाख रिकॉर्ड किया। ठीक है, यहाँ तक तो कॉपी करना था। अब चलिए मेन हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। अब हम करेंगे परसेंटेज ऑफ, लिखेंगे यहाँ पे परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल। ठीक है, तो हम ये जो टोटल है इसको लेंगे पहले बेस, ये 100 है। ठीक है, अब बाकी जितने भी आइटम्स हैं उसको इस 100 के कंपेयर में परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम सबसे पहले शेयर कैपिटल लेंगे। शेयर कैपिटल कैसे निकालेंगे, 5 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 5/15 यानी 1/3, तो 1/3 यानी 1/3 यानी 33.5। ठीक है, अगला क्या है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस क्या है 3 लाख, तो 3 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख, तो यानी 1/5 यानी 20%। अगला क्या है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना है 5 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 33.33 आ गया, 1/3 होगा। ठीक है, ऐसे ही हर जगह डिनोमिनेटर में आप क्या रखेंगे 15 लाख, और न्यूमरेटर में क्या रखेंगे वो पर्टिकुलर आइटम, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा वो परसेंटेज टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारे परसेंट निकालेंगे। और एक खास बात आप देखेंगे इनका जो सम होगा ना वो भी तो 100 आएगा, क्योंकि आप 100 के टर्म में निकाले ना इनका सम, इनको सम करेंगे तो वो 100 आएगा। ठीक है, ऐसे ही एसेट के केस में क्या करेंगे आप, अगर मैं फिक्स एसेट की बात करूं तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, तो यानी 2/3, तो 2/3 कितना होता है 66.67। ऐसे ही अगला क्या है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 5 लाख डिवाइडेड बाई 15 लाख। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 1/3 यानी 33.5। ठीक है, और आपने जो टोटल है वो तो 100 लिया ही है, और इनको आप सम करिए तो 100 आ रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीके से चेक है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बनाएंगे, और ऐसे ही आप 2015 के भी फिगर कन्वर्ट करिएगा। आप, मुझे पता है आप कर लेंगे, ये कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। पहला मैं बता देती हूँ शेयर कैपिटल कैसे निकला है। शेयर कैपिटल के लिए आप क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या है 10 लाख, तो न्यूमरेटर में रखेंगे 10 लाख, और किसके कंपेयर में टोटल के कंपेयर में निकालना है ना, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 24 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100। राइट, अगर रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस जो है ये क्या होगा 2 लाख डिवाइडेड बाई 24 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आ जाएगा 8.33। इस तरीके से आप सारे आइटम निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉमन साइज बैलेंस शीट बनेगी। और फिर इसके बाद क्या किया जाता है कंपेयर किया जाता है। अब आप कंपैरिजन का काम करेंगे, 2014 को 2015 के फिगर से कंपेयर करेंगे। तो जब कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि 2014 के कंपेयर में 2015 में ऑर्गेनाइजेशन ने शेयर के फॉर्म में मार्केट से फंड रेज किया है। ठीक है, यहाँ पे 33% था, यहाँ पे 41% हो गया अप्रोक्सीमेट। तो ऑर्गेनाइजेशन ने फंड रेज किया है, जबकि ऑर्गेनाइजेशन के रिजर्व एंड सरप्लस में प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस में फंड कम हो गए हैं। ठीक है, बोरोइंग ऑर्गेनाइजेशन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, डिबेंचर के फॉर्म में कुछ भी बोरो नहीं किया है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। ठीक है, और अगर हम एसेट की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन ने जो फंड रेज किया है मार्केट से शेयर के फॉर्म में, वो ऑर्गेनाइजेशन ने फिक्स एसेट में नहीं इन्वेस्ट किया है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के फिक्स एसेट कम हो गए हैं, 2014 से 2015 के कंपेयर में कम हो गए हैं। जबकि लिक्विड पैसा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो लिक्विड अमाउंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के पास थोड़े से बढ़ गए हैं। ठीक है, तो इससे हमें एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल साउंडनेस के बारे में पता चलता है। राइट, तो इस तरीके से बनाया जाता है कॉमन साइज बैलेंस शीट। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहीं पे आज हम स्टॉप करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। गॉड ब्लेस यू।